जो भी सरकार बनेगी आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनसे जो आप सबसे पहले अपने हल करवाना सबसे चाहोगे? पहले जो बच्चे हैं, जो यंग है, उनको रोजगारी मिले, उनको अपना जॉब मिले। जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो बेकार बैठे हैं, सबसे मेन मुद्दा तो मेरे ख्याल में वही है आज के दिन में। आपको नहीं खुशी होती कि अगर हम अपने क्षेत्र में वोट देते कश्मीर में? वो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, जब है ही नहीं उधर तो क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ। इस समय हम मुट्ठी में मौजूद हैं जहाँ पर एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या इस इलेक्शन को लेकर आपको खुशी लगती महसूस होती है? हमारा नाम उपेंद्र कोल है। अच्छा। यहाँ लाहौर रूपनगर में रहते हैं। इलेक्शन में ठीक कोई खास ज़्यादा खुशी नहीं, जैसे होती है वैसी खुशी है। जैसे 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो नहीं, अच्छा है, लग रहा है कि अपनी हुकूमत बन जाएगी। हाँ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप, जो भी बनेगी? हालांकि यूटी सरकार है। सबका अच्छा करे और क्या है। आपको नहीं खुशी होती कि अगर हम अपने क्षेत्र में वोट देते कश्मीर में? वो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, जब है ही नहीं उधर तो क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ। क्या लगता है आपको आने वाले समय में ये जो आपकी जितनी भी डिमांड्स हो पूरी हो पाएंगी? मुझे नहीं लगता पूरी हो जाएंगी, कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे? हाँ। अच्छा। एक दफ़ा तो सारी होती नहीं है ना। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जो है थोड़ी लगती है आपको कि वो अपनी सरकार बना पाएगी? ऐसा कुछ वो मुश्किल कहना है, इलेक्शन से पहले मुश्किल होता है बोलना। अच्छा। हाँ। क्योंकि हर पार्टी तो यही कह रही कि हमारी सरकार बनेगी, उसकी बनेगी। वो मुश्किल कहना होता है, ये तो कैंडिडेट पर डिपेंड है, जो जैसे जो करेगा वो वैसे ही बन जाएगी। अच्छा। बाकी कौन पार्टी आएगी ये तो वोटर ही करेगा ना डिसाइड। अच्छा। जो भी सरकार बनेगी आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनसे जो आप सबसे पहले अपने हल करवाना चाहोगे? सबसे पहले जो बच्चे हैं, जो यंग है, उनको रोजगारी मिले, उनको अपना जॉब मिले। जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो बेकार बैठे हैं, सबसे मेन मुद्दा तो मेरे ख्याल में वही है आज के दिन में। और जितने भी, अगर हमारा मुद्दा पर्सनल हो तो हम वापस घर जाए जहाँ के रहने वाले थे, ये मुद्दा है मेन। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा आपका हल कर पाएंगे? ये कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। पॉसिबिलिटी है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पर तो दुनिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय भी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ उम्मीदें आपको इस बार सरकार से रहेंगी? मैं रविंद्र थपलू हूँ। मैं आपको कश्मीरी विस्थापित की तरफ से बता रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित होने के नाते मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ इस वोटिंग के बारे में। पहली चीज़ ये है कि पहली जटिल प्रक्रिया थी हमारे वोट डालने के लिए। फॉर्म M डाला जाता था कि फॉर्म M भरना है, फिर गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, और वो पिछली लोकसभा तक चलता रहा। लेकिन लोकसभा में जब हमारे जनप्रतिनिधियों ने, लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया तो उस टाइम फिर इस प्रक्रिया को बंद किया गया। उस टाइम लोकसभा में कुछ चैलेंजेस आए, लोगों के वोट नहीं थे, कहीं पता नहीं था वोट कहाँ है। लेकिन आज की डेट में मैंने जहाँ भी, अभी मैं डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पर विज़िट करके आया हूँ, मैंने ये देखा कि इस टाइम वो जटिल प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर उनको अपना एपिक नंबर पता है तो वो वोट डाल सकते हैं, और कहीं पर भी वोट डाल सकते हैं, जो कि 19 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं जम्मू में। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जितनी फैसिलिटीज़ पिछली बारी और पहले जितने भी इलेक्शंस हुए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं रखते थे। लेकिन इस बार जितनी भी मैंने पुलिस स्टेशन दौरा किया, फैसिलिटीज़ ए क्लास हैं। हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, स्टाफ की व्यवस्था है। अगर आपको अपना एपिक नंबर पता है, आपको इमीडिएटली ऑनलाइन बताया जाएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपका उद्देश्य क्या है वोट डालने का। देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये वोट मैं किस लिए डाल रहा हूँ। वोट इसलिए डाला जाता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए वोट हमारा राइट है। और अगर हमारा नेशन, हमारा भारत ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं। बेशक हमारे कुछ लोकल मुद्दे होंगे, वो मुद्दे भी हल हो सकते हैं कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे, वो मुद्दे हल हो सकते हैं। लेकिन अगर देश रहेगा तो हम लोग हैं, अगर देश नहीं है हम नहीं हैं। इसलिए मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत, आपकी रीच बहुत है, आपका बहुत लोगों के आपके ये चैनल देखते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कश्मीरी विस्तार, देखो 16,000 के करीब वोट हैं हमारे आज। 3 डिस्ट्रिक्ट में वोट पड़ रहे हैं, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम। 16,000 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ हमें वोट डालना है। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घरों से बाहर आइए। ये मौका है, 5 साल के बाद दोबारा ऐसा मौका मिलेगा हमें वोट डालने का। प्लीज़ अपने घरों से बाहर आइए और अपना ये कीमती वोट डालिए। ये सोचे बगैर कि किसको डालूं मैं,
वो आपकी चॉइस है, लेकिन वोट डालिए। क्योंकि हम कश्मीरी पंडितों को पहले लोकसभा चुनाव से पहले एक टैग दिया जाता था कि ये वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि तब प्रक्रिया बहुत जटिल थी। आज प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतनी ईजी बनाई है कि आप आइए और वोट डालिए। ये हमारी एक इच्छा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार जिसकी भी बनती थी, क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि मेरा देश स्ट्रांग रहे। मेरा देश, घर वापसी की बात नहीं करेंगे आप? पहला मेरा देश होगा तो मैं घर वापसी जाऊंगा। अगर मेरा देश ही नहीं हो मजबूत होगा तो मैं घर वापसी के लिए क्या करूंगा? उस घर को क्या करूंगा जब मेरा देश ही सुरक्षित नहीं है? तो मेरा अगर देश सुरक्षित होगा मैं घर भी वापस जा सकता हूं। आपने देखा होगा जब हम 1990 में वहां से निकले थे, 35, 37, 34 साल हो गए अब आज हमें यहाँ पर विस्थापित, लेकिन हमारी जितनी समस्याएं थी अभी हैं वो घर। हम चाहते हैं कि हमें अपना घर, वो मदरलैंड, मुझे देखिए, मैंने आज तक अपना वोट चेंज नहीं किया है। मैं अभी आज तक जब से मैंने वोट देना शुरू किया है मैं अपना वही शहीदगंज के पोलिंग स्टेशन में वोट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है। उस मातृभूमि को मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए अपना वोट देना चाहता हूँ वहाँ पर। जम्मू में अपना वोट नहीं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ का, जैसे आपने कहा क्या दर्द नहीं है, वो वापसी, रिहेबिलिटेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, लेकिन हम जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये थी, हमने अपनी इज़्ज़त आबरू बचाई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें होंगी हम घर भी वापस जाएंगे। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में, कुछ दिनों में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार? देखिए, सरकार जिसकी भी बने, हर साल जिसकी भी बने, एक ही मुद्दा है कि सरकार मजबूत होनी चाहिए। अगर लंगड़ी टेढ़ी सरकार होगी वो किसी का काम नहीं करेगी। इसलिए मजबूत सरकार, जैसे हमारी सेंटर में मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार हो ताकि वो डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। लंगड़ी गोड़ी सरकार को वोट देंगे भी तब भी वो हमारे मसले हल नहीं करेंगे। यूटी सरकार तो वैसे ही रहेगी। नहीं, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर, उनने प्रॉमिस किया हुआ है कि स्टेटहुड वापस देंगे। वो तो पहले भी किया था। स्टेटहुड अगर वापस आ गया, लेकिन आपसे मैं फिर एक चीज़ और कहूँगा, यूटी बनने के बाद जितने भी सेंटर के कानून थे वो यहाँ लगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, हमारी लड़कियां जब बाहर मैरिज करती थी, किसी बाहर के लड़के के साथ मैरिज करती थी, उसका स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता था, वो यहाँ की नहीं रहती थी फिर। लेकिन आज वो स्टेज ख़त्म हो गई है। आज वो लड़की प्राउड फील करती है कि अगर मैं किसी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी आउट ऑफ कास्ट शादी हो गई, कश्मीरी पंडितों से बाहर शादियाँ हो गई, लेकिन वो इस चीज़ से अब वंचित नहीं है कि मुझे यहाँ पर वोट डालने का अधिकार, मैं यहाँ की नहीं हूँ। आपने देखा जो हमारे रेफ्यूजीज़ हैं, पाक ऑक्यूपाइड रेफ्यूजीज़ हैं हमारे, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था असेंबली में, म्यूनिसिपलिटी में, लेकिन यूटी बनने के बाद वो अधिकार उनको मिला गया। हमारे वाल्मीकि समाज को, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब जितने भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्व नहीं थी, वो किया गया। हमारा पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग किया गया, 3 टायर पंचायती राज स्ट्रॉन्ग किया गया, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर एक बेसिक वर्कर को काम करना पड़ा और वहाँ से ही डेमोक्रेसी जिंदा होती है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ डेवलपमेंट आपको लगती है इन 10 सालों में हुई? देखिए, मैं सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कहता हूँ, अगर जब मैं कश्मीर से विस्थापित हुआ था और वहाँ पर काम करते थे तो हम रात को चल नहीं पाते थे, दिन को चल नहीं पाते थे, वो हालत थी वहाँ पर। आज वो ठीक है। वहाँ पर आज लाल चौक जाइए, शुपैया जाइए, कुलगाम जाइए, सोपोर जाइए, जिसको कि गढ़ कहा जाता था जमात इस्लामी का, आज वही वो पार्टी अब बाइकआउट नहीं कर रही है, दे आर फाइटिंग द इलेक्शन। ये सबसे बड़ी चेंज है कि आज 50-50 कैंडिडेट एक जगह खड़े हुए हैं। ये बड़ा चीज़ है। पहले 10% वोटिंग होती थी और वो कैंडिडेट जीत जाता था 200 वोटों से। आज 70% वोटिंग हुई है, 61% वोटिंग हुई है। क्या ये चेंज नहीं है? लेकिन आपको बताऊं, मैं अगर 10 साल पहले 2014 से पहले की बात करूं मैं, तो कोई 4-5% का आंकड़ा जो है कुछ आगे पीछे आपको देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ नहीं। असेंबली इलेक्शन में हमेशा परसेंटेज ऑफ विनिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। ये हमेशा, यहाँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार से ही जो जीतेगा उतने से ही जीतेगा। लेकिन पोल में खड़ा होना, इलेक्शन में खड़ा होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। डर का माहौल वो ख़त्म हो गया। दूसरा, आपने कहा जम्मू में डेवलपमेंट, मुझे बताइए जम्मू में डेवलपमेंट, अगर आपने देखा होगा आज पठानकोट से लेकर तक सतवारी तक फ्लाईओवर बन रहा है। पठानकोट से लेकर तक आप यहाँ से जाइए, फ्लाईओवर नया बन गया है, ये जहाँ पर आप खड़े हैं मुट्ठी, टोल प्लाजा बन रहा है, टोल प्लाजा भी बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको टोल प्लाजा की भी बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना भी डेवलपमेंट है, अल्टीमेटली डेवलपमेंट पैसों से होती है। अगर पैसा ना हो डेवलपमेंट नहीं होती है। पैसे से डेवलपमेंट होती है, हमारे पैसे से ही डेवलपमेंट होती है। आपको पता होगा हमारे राज्य परिवहन मंत्री जो हैं,
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पैसा वो लोगों का ही पैसा लेते हैं, आओ मुझे पैसा दो, मैं आपको इसका इंटरेस्ट दूंगा, मैं आपको इसका इनकम टैक्स बचाओ इससे, और दे स्पेंड इट ऑन द पीपल। तो टोल तो देना पड़ेगा। अगर आपका पैसा बचता है, मैं उधमपुर पहले जाता था 2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे, रियासी जाने मुझे 2 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे आज मैं पौने घंटे में उधमपुर पहुंचता हूं। क्या मेरा फ्यूल कंजप्शन नहीं बचा? क्या मेरा वियर एंड टेयर ऑफ व्हीकल्स नहीं बचा? क्या मेरी बॉडी का जो मेरे कमर में दर्द है, क्या वो बचा नहीं? लेकिन रोड से एक आम आदमी की क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि उसकी ना नौकरी मिल रही है। मैं बताऊंगा रोड से क्या डेवलपमेंट होता है। आप अगर फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स में गए होंगे, अगर आप किश्तवाड़ जिले के मड़वा में गए होंगे, पाडर में गए होंगे, या दक्षिण में गए होंगे, या मरमत में गए होंगे, आज से 20 साल पहले वो रोड्स नहीं थे वहाँ पर। रोड्स आज भी हैं, लेकिन खड्डे वहाँ पर भरपूर हैं। लेकिन आज जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो वहाँ का फार्मर यहाँ प्रोड्यूस ला के बेचता है, पहले वो बेच नहीं सकता था। आज उसको ट्रांसपोर्टेशन पता है कि अगर मैं वहाँ कोई प्रोड्यूस बनाऊंगा, आपको पता होगा बदरवाइज वॉयलेट रेवोल्यूशन के लिए मशहूर है, आजकल पर्पल रेवोल्यूशन के लिए मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो कारोबारी आएगा उसको पता है कि मैं यहाँ से लेवेंडर की वो तेल ले सकता हूँ, वो वहाँ आएगा। हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो फार फ्लंग कोकून के लिए फेमस है, क्यों फेमस है? क्योंकि कारोबारी बाहर बंगाल से आते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है। आज हमारी रेलगाड़ी कटरा तक चली गई, हमारी रेलगाड़ी संगलतान तक जा रही है। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर कहीं की किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट करनी हो, उसकी रोड कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। अगर रोड कनेक्टिव नहीं है, देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दैट कंट्री। सो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ भी अच्छा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छा है। मुझे पता है कि जब मैं नौकरी करता था, हम पैदल चलते थे 4-4 घंटों में, और आज उन्हीं रास्तों में गाड़ी जाती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, रेलवे भी अच्छा हुआ है, ये कुछ इन्होंने कहा डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं आने वाले समय में किससे सरकार बनती है और कुछ नए डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है।